इजरायल के बीच बढ़ते टकराव को लेकर हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया है, जिसको लेकर अपडेट्स अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। इजरायल पर ईरान का विनाशक हमला होगा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो दावा किया जा रहा है। ईरान ने शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये साफ कर दिया गया। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर था, यानी ईरान हमला ना करे तो फिर गाजा में सीज फायर कर दिया जाएगा। यानी कि गाजा में जो हमास और आईडीएफ के बीच में टकराव है, युद्ध है, उस युद्ध को शांत किया जाएगा, सीज फायर वहां हो जाएगा। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर ठुकरा दिया है ईरान ने, और ईरान ये कह रहा है कि हानिया की मौत का बदला तो हम लेकर रहेंगे और ये बड़ा विनाशकारी हमला होगा। इजरायल पर ईरान का ये विनाशक हमला, जिसका दावा ईरान बार बार कर रहा है। ईरान ने शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये साफ तौर पर कह दिया गया। शांति के बदले गाजा सीज फायर का ऑफर ठुकराया। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो विध्वंसक वार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहिए उस तरफ कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के निशाने पर 3 टारगेट है जहां पर वो बड़ा हमला कर सकता है और बड़ी तबाही ला सकता है। टारगेट नंबर 1 है डिमोना परमाणु ठिकाना। यहां जिस तरीके से हमले की प्लानिंग ईरान की है, इजरायल को बड़ा नुकसान होने वाला है। टारगेट नंबर 2 है तेल अवीव के पौश इलाके। इन पौश इलाकों में ईरान की तरफ से जब हमले किए जाएंगे तो तबाही बड़ी आएगी, ये ईरान भी जानता है, और ये इजरायल पर बड़ी चोट भी साबित होगा। टारगेट नंबर 3 है बेन गुरियन एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद निस्तनाबूद कर देना चाहता है ईरान। ईरान ये समझ रहा है कि इजरायल में कहां कहां हमले करें तो फिर इजरायल को नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं जो इससे पहले की कोशिशें रहीं, 50 रॉकेट, 100 रॉकेट या 200 रॉकेट जो दागे गए, जिन्हें आसमान से आसमान में ही आयरन डोम के जरिए नष्ट कर दिया गया। ईरान ये जान रहा है कि इजरायल को अगर नुकसान पहुंचाना है तो चारों तरफ से घेरना भी होगा, और तय निशाने पहले से देखने होंगे और उन टारगेट पर हमला करना होगा जहां से इजरायल को नुकसान पहुंचे और जिन्हें बीच में रोका भी ना जा सके। ईरान और इजरायल में जो हालात अभी बने हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने साफ कर दिया है कि हम शांति का समझौता नहीं स्वीकार कर रहे हैं और ईरान ये हमला करके रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, अगर संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने शांति समझौते के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, तो क्या आप ये समझें कि अब तब कभी भी ईरान अटैक करेगा इजरायल पर, और ये अटैक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा? बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है। देखिए, परिस्थिति आज की जो है वहां पर वो ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि किसी भी वजह से, किसी भी प्रलोभन में आकर के ईरान हमला नहीं करने पर राजी हो जाता है, तो ये एक डेफिनेट ईरानियन डिफीट है, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, साइकोलॉजिकली। आप देखिए कि किस समय परिस्थिति में, किस समय में आपके पास जब इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्र में, आपके देश की राजधानी में आकर के एक आपके विदेशी मेहमान को कोई खत्म करके चला जाता है, उससे बड़ा हमला आपके उसके ऊपर क्या हो सकता है। और अगर इसको वो किसी भी तरीके से जाने दें बिना किसी रिएक्शन के, मुझे लगता नहीं है कि ये ईरान को कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन स्वीकार होगा। कोई भी इस प्रकार का कोई ना कोई हमला उनको करके दिखाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपनी सेना को और गाजा के लोगों को जिन्होंने तैयार किया है अपने प्रॉक्सीज को, अगर मान लीजिए इस समय वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं ईरान, तो उनके प्रॉक्सीज पे क्या मैसेज जाएगा? क्या आप हमारे गाजा के प्रमुख को कोई भी कहीं भी जाकर के मार देगा, और जिसने हमें बनाया है, हमारा जो मेंटोर है ईरान, वो कुछ नहीं करेगा? तो ये बात तो आप निश्चित मान लो रचना कि ये हमला होके रहेगा। कब, क्यों, कहां और किस फैशन में, इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको जरूरी तौर पर बताना चाहता हूं, वो ये है कि ईरान के दिमाग में कहीं ना कहीं उनके विचार में ये है कि हमला इतना ज्यादा ना हो कि वहां पर एक विस्तृत एस्केलेशन जो है पश्चिम एशिया में लड़ाई का हो, और इसके अलावा बाहर वाले शक्तियां इसमें
इंटरफेयर करने में, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो जाएं और ये जो लड़ाई का जो सिनेरियो है वेस्ट एशिया का आज की तारीख में, वो उनके हाथ से बाहर निकल जाए। आप देखिए जॉर्डन का जिस प्रकार से रिएक्शन आया है, सऊदी का जो रिएक्शन है, तो वो तमाम रिएक्शन भी पूरी तरह से ईरान के पक्ष में नहीं है। तो जो ईरान का प्रयास था कि किसी प्रकार से वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करके इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पिच कर देंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप ये मानिए कि ईरान बहुत ज्यादा इंटेंस स्ट्राइक करेगा, ऐसी जगह स्ट्राइक करेगा जहां से इस एक्ट के बदले का कोई सेम्बलेंस उसको मिले। उदाहरण के लिए कोई बहुत बड़े लीडर का, नेतन्याहू का या उनका इसीलिए तो ईरान ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी अब तो मंजूर हमें है नहीं। कर्नल सोढ़ी, जो हालात अभी बने हुए हैं, ईरान ने शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और जैसा अभी मेजर जनरल माथुर के जरिए कहा गया कि विदेशी मेहमान है, हमारे देश में है और उस पर हमला करके हत्या कर दी जाए, तो ये तो इंसल्टिंग भी हुआ ना। इस इंसल्ट का भी बदला ईरान लेना चाहता है। बाकी पुराना हिसाब तो इजराइल से है ही। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रश्न ये नहीं कि क्या ईरान इजराइल पे हमला करेगा, प्रश्न ये है ईरान इजराइल पे कब हमला करेगा। और जिस तरह से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, उसने अपने जो मंसूबे हैं उनको साफ कर दिया पूरी दुनिया को कि इस बारी जो उसने पिछला वार किया था 12 अप्रैल को, जब उसने अमेरिका को पहले सूचित किया था और यह कहा था कि हम जो 300 मिसाइलें इजराइल पे दागेंगे वो रेगिस्तानी इलाके में दागेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस बारी क्षति पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगली बार हम ऐसी क्षति पहुंचाएंगे कि इजराइल को सबक मिलेगा। और जिस तरह से ये तैयारी चल रही है, ये इस बात की पुष्टि है कि इस बारी ईरान का जो इजराइल पे हमला होगा वो बहुत ही घातक होगा और बहुत ही खूंखार होगा। 5 अगस्त को ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब कई अरब देशों के राजदूतों से मुलाकात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बारी ईरान को कोई चिंता नहीं है कि मिडिल ईस्ट में रीजनल एस्केलेशन हो या ना हो, हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बारी हमने इजराइल को एक सबक और सीख देखनी है। और 3 दिन पहले 2 अगस्त को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलांट ने बयान दिया था कि इस बारी इजराइल पे 7 फ्रंट वॉर होगी, यानी कि 7 मोर्चों से इजराइल पे युद्ध होगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर से कहते आए कि इजराइल को यह हमस युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, अन्यथा जिस तरीके से कर्नल सोढ़ी आप टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी के बीच में ईरान पर निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं। आपने ठीक कहा कि अब ये सवाल नहीं बनता कि ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, अब तो ये है कि करेगा तो किस तरीके से करेगा, कब करेगा और कितनी ताकत के साथ करेगा। इन सब के साथ ही रूस ने बढ़ा दी है ईरान की आसमानी ताकत भी, यानी ईरान जो अलग अलग देशों के सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्लानिंग और इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, रूस ने ताकत बढ़ा दी है। ईरान पहुंचा है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400, यहाँ पर इजरायली हमलों से ईरान की रक्षा करने का काम भी करेगा। ईरान ने शोइगु से S-400 की मांग की थी और ऐसे में रूस ने बढ़ा दी है ईरान की आसमानी ताकत। ईरान पहुंचा यहाँ पर, जिस तरीके से रूस ने ताकत बढ़ाई S-400 के साथ ही आसमानी ताकत, ये क्योंकि इजराइल आने वाले वक्त में जब हमला करेगा तो उस हमले का जवाब भी देना है, ईरान को खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। इजराइल पर ईरानी हमला होकर रहेगा, ये अब साफ हो चुका है और इजराइल से हानिया की मौत का बदला ईरान लेकर रहेगा, ये भी साफ है। हत्या का बदला लेगा और ये विनाशकारी हमले के साथ हमले के तौर पर लेगा। ईरान के हमले रोकने के बदले गाजा में सीज फायर का ऑफर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में ये ऑफर ईरानी प्रतिनिधि को दिया गया, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। ईरान की इजराइल को तबाह करने की धमकी भी बार बार सामने आ रही है, यहाँ तक कि नेतन्याहू की हत्या तक की बात सामने आ रही है। ऐसे में ईरान की इजराइल को तबाह करने की धमकी, परमाणु ठिकाने डिमोना को उड़ाने की घोषणा यहाँ साफ तौर पर की जा चुकी है। तेल अवीव के इलाके को ध्वस्त करने की धमकी भी दी गई है और ये हमने पहले भी बताया था, टारगेट नंबर 1, 2, 3, यानी कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ईरान हमले की प्लानिंग में है। अब इजराइल को तबाह करने की ये जो तैयारी ईरान की है, अरब को इससे क्या फायदा होगा ये भी जान लेते हैं। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की कूटनीतिक चाल सामने आ गई है। इजराइल पर ईरानी हमले से सिर्फ इजराइल को नुकसान नहीं होने वाला है, इजराइल के नुकसान से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा भी होगा।
ईरान के विदेश मंत्री अली बाघेरी का ऐलान साफ तौर पर सामने आया। इजरायल पर हमले से पूरे इलाके को फायदा होगा। इजरायल पर ईरानी हमले पर लगी मोहर। ऐसे में इजरायल की तबाही साफ है और इजरायल की तबाही से लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट इन सबका भला होगा। मेजर जनरल माथुर, आज का वो समय है जब बिना मतलब के कोई किसी का ना तो साथ देता है ना सपोर्ट करता है। ईरान ने कुछ ऐसे ही ख्वाब दिखाए हैं उन सहयोगी देशों को, प्रॉक्सी देशों को, और ये बताया है कि अगर इजरायल खत्म होता है तो फायदा इन सब देशों को होने वाला है। ये भी एक शर्त हो सकती है या फिर एक ये भी सेल्फिशनेस हो सकती है ईरान का साथ देने की। हाँ बिल्कुल रचना, मैं कई दफा ये बात बताता हूँ कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो उस समय कोई भी आपका मित्र परमानेंट नहीं है, कोई भी आपका शत्रु परमानेंट नहीं है, सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट परमानेंट होंगे। आप देखिए कि अगर ईरान को, इजराइल को पूरी तरह तबाह करना है, पहले तो मैं आपको कुछ सेकंड में ये बताऊंगा कि किस प्रकार की तैयारी ईरान कर रहा है। देखिए, ईरान ने अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर दिया है, उनको बहुत हाईली टेक्निकल और बहुत घातक मिसाइलों से लैस कर दिया है, बहुत हाई एक्सप्लोजिव उनको हथियार दे दिए गए हैं। इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक हमला जो है वो समंदर की तरफ से भी किया जा सकता है। एक हमला। मेजर जनरल माथुर, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार सुन लेते हैं। ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। और आज क्या खुलासा हुआ है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस पूरे प्रकरण की जांच सेबी करेगा। कोई भी चीज हमारे ऊपर, हमारी एयर स्पेस का वायलेशन करेगी, किसी की भी हो, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक तरीके से ईरान को बताया गया था कि भाई हम अपनी एयर स्पेस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे हमले के लिए। ईरान की सबसे बड़ी समस्या देखिए कि कई बार हम इस बात को देख चुके हैं, वो ये है कि ईरान डायरेक्टली इजराइल पर हमला अपनी सेना लेकर के नहीं कर सकता, और इनडायरेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉर का और नॉन कॉन्टैक्ट स्ट्राइक्स का कितना असर होता है, ये देखना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। पिछली बार हमला हुआ था, क्या असर हुआ, हमारे सबके सामने है ये बात। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से, कब और कैसे ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि ईरान के ऊपर कई तरफ से चौतरफा हमला इजराइल पे होने वाला है बहुत निकट भविष्य में। इजरायल के लिए मुश्किल भरा वक्त अभी यहाँ समझिए कि सही मायने में शुरू होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो इजरायल ने उन हमलों को नाकाम कर दिया था जो ईरान या प्रॉक्सी देशों की तरफ से कोशिशें की गई थी। लेकिन इस बार ईरान ने स्ट्रैटेजी वाइज हमले की तैयारी की और इसीलिए वो दावा कर रहा है ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। इन सभी के साथ अमेरिका ने ईरान को दे दी है बड़ी धमकी। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को चेतावनी दी है, हमला किया तो ईरान पूरी तरह से बर्बाद होगा। इजरायल ईरान के तनाव के बीच में सीधा दखल देने का काम अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है किसी भी कीमत पर इजरायल की रक्षा हम करेंगे। पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने नजर भी रखी हुई है और जरूरत जहां पर है वहां डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है इजरायल की सुरक्षा को देखते हुए। और ये दावा कि इजरायल की रक्षा हम करेंगे, ये जुबान अमेरिका ने दी है। अब अरब में अमेरिका की क्या कुछ बड़ी तैयारी है ये भी जान लेना जरूरी है,
क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ शुरू से खड़ा हुआ है। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने बाकायदा बंदोबस्त भी पूरे किए हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन आती है कि ईरान की तरफ से एक के बाद एक विनाशकारी हमले होते हैं तो अमेरिका ने कैसे पूरी ताकत झोंक दी है इजराइल की रक्षा के लिए। आप जानिए, भारी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। कतर में दर्जनों अमेरिकी टैंकर हैं, प्लेन हैं जो कि पहुंच चुके हैं। F-22 की लैंडिंग हुई है। ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए विमान पहुंचे हैं। अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा है कि इजराइल को बचा ले, लेकिन ऐसी ही कोशिश तो यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए भी रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका कर चुका है। लेकिन वहां यूक्रेन का क्या हुआ, रूस किस तरीके से हमला कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इनके साथ ही इजराइल पर हमले के लिए तैयार है हिजबुल्लाह भी। हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की बात सामने आ रही है। हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई बाकायदा की गई है। ईरान सीक्रेट तरीके से ये सप्लाई हिजबुल्लाह तक कर रहा है। 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार भेजे गए हैं। हिजबुल्लाह जो कि रह रहकर इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है, यहाँ तक कि इजराइल पर वो रॉकेट भी दाग चुका है और ऐसे में 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार भेजे गए हैं। ईरान ने ये हथियार भेजे हैं। अंदाजा आप लगाइए, 2 पैसेंजर प्लेन हथियार किस तरीके से, किस तादाद में भेजे गए होंगे इजराइल पर हमला करने को लेकर। अब ये जो बड़े संकेत हैं हमले के, ये इजराइल पर कभी भी हमले के संकेत के तौर पर सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच में IRGC ने हमले को लेकर बाकायदा पोस्टर जारी कर दिया है। नेतन्याहू, पत्नी सारा और दोनों बेटे इन धमकियों के बीच में बंकर में पहुंच गए हैं। ये खबर पहले से थी कि नेतन्याहू पूरे परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, बंकर में जा रहे हैं, क्योंकि हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। 11 यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल लिया है। यहाँ ईरान ने नोटम जारी कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दर्जनों देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें अब बंद कर दी हैं। यानी अलग अलग देश जो कि निगाह रख रहे हैं ईरान इजराइल पर, वो जान रहे हैं कि कैसे अपने नागरिकों को निकालना है, कैसे इन हमलों से हम प्रभावित हो सकते हैं, कैसे हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल हो सकता है और कैसे हमें सावधानी बरतनी है। इन सभी के बीच जॉर्डन ने तो साफ कर दिया कि अगर ईरान की कोई भी मिसाइल हमारे एयर स्पेस में, हमारे आसमान में दिखी तो उसे वहीं नष्ट कर देंगे। ये सीधे तौर पर इजराइल का साथ देना भी हुआ, जिस पर धमकी भी ईरान ने जॉर्डन को दे दी है कि अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ये जो सब तैयारियां हैं, नेतन्याहू के परिवार का बंकर में पहुंच जाना, उधर इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी सामने आ जाना, कर्नल सोढ़ी, ईरान अब वो करने वाला है जो इससे पहले उसने किया नहीं। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी युद्ध को देखते हुए कि अब कहीं भी चूके नहीं, जैसा पहले हुआ, जिस पर इजराइल इतराता रहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। रचना जी, कुछ दशक पहले तक इजराइल की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी और उसने कई मोर्चों पे कई अरब देशों को इकट्ठे एक युद्ध में हराया। लेकिन सब कुछ बदला 1973 की योम किप्पूर की जीत के बाद। तब इजराइल ने 2 बड़ी गलतियां की, 2 बड़े सैनिक सुधार किए, डिफेंस रिफॉर्म्स किए, जिनका उन्हें खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। पहला, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मल्टी फ्रंट वॉर नहीं होगी। अब ये या तो हमें काउंटर इंसर्जेंसी करनी पड़ेगी या हमारी अगर युद्ध होगा तो एक आध मोर्चे पे होगा। उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को पूरा चेंज कर दिया। दूसरा, 2015 से वो जो भी सैनिक लेके आए उनकी ट्रेनिंग महज 4 महीने होती है। पुरुष सैनिक सिर्फ 3 साल के लिए सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, और महिला सैनिक सिर्फ 2 साल के लिए 24 महीने के लिए सेवा करती हैं। और ये जो इन्होंने 2 भारी रक्षा सुधार किए जो गलत साबित हुए लंबे दौर पे, इसका खामियाजा इजराइल भुगत रहा है। और सारे अरब देश, ईरान मिलकर जानते हैं कि इस वक्त इजराइल का पलड़ा बहुत हल्का है। अमेरिका कोई भी बयान दे दे, लेकिन अमेरिका अपना एक भी सैनिक इजराइल नहीं भेजेगा, जो उसने युद्ध के पहले दिन से क्लियर किया है। नाटो ने भी 7 अक्टूबर से क्लियर किया है, हम अपना सैनिक नहीं भेजेंगे। और इस वक्त तो अमेरिका चाहते हुए भी नहीं सैनिक भेजेगा, क्योंकि कुछ महीने बाद उनके राष्ट्रपति चुनाव हैं। हमने देखा जब अभी हाल में ही बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे, कमला हैरिस जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग नहीं की, उनका संबोधन बहिष्कार किया। यानी कि आज अमेरिका के अंदर भी इतना बड़ा जन सैलाब है इजराइल के खिलाफ। तो ये जो युद्ध है ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कतें पैदा करेगा। अभी भी इजराइल के पास वक्त है, जो अमेरिका बार बार कह रहा है इस युद्ध को खत्म करो, सीज फायर करो। अगर नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका की बात नहीं मानी, आने वाली इजराइल की पुश्तें कभी भी नेतन्याहू को माफ नहीं करेंगी। जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं और इन हालातों के बीच में ईरान इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति दिख रही है,
मेजर जनरल माथुर, कर्नल सोढी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में रहने के लिए, अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ईरान और इजरायल के बीच में टकराव अब बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, और युद्ध की स्थिति में युद्ध कभी भी हो सकता है, हमला कभी भी हो सकता है। साथ ही साथ जो हालात अभी ईरान और इजरायल के बीच में बने हुए हैं, अलग अलग प्रॉक्सी देशों के साथ ईरान अब हमले के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसके बचाव के इंतजाम इजरायल में नजर भी आने लगे हैं। अमेरिका वहां से सपोर्ट कर रहा है, जॉर्डन जैसे देश भी इजरायल के सपोर्ट में आ गए हैं, और साथ ही साथ बंकर में पहुंच गया है नेतन्याहू का पूरा परिवार। इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश जहां पर तख्ता पलट क्या हुआ, पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं और छात्र संगठनों की बाँछें खिल गईं, तो वहीं बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग और ज़्यादा तेज हो गई है, जिससे अब यही लगता है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की मीम से कि जो बांग्लादेश में हुआ वो अब पाकिस्तान में होगा। रिपोर्ट देखिए। बदहाल पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी। इमरान की बढ़ी उम्मीद, शहबाज मुनीर की उड़ी नींद। बलूचिस्तान में बगावत, शहबाज पर नई मुसीबत। बलूचिस्तान में आजादी की मांग धीरे धीरे पूरे शबाब पर है। सड़कों पर संग्राम है तो घर घर मुनीर के खिलाफ रोष है। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। शहबाज, ऐसी बेइज्जती तुमसे देखी ना जाएगी, जहां खुलेआम पाकिस्तानी झंडे को रौंदा जा रहा है। देखिए कैसे एक शख्स एक टावर पर चढ़ता है जहां पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और नीचे काफी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं जो चढ़ते हुए शख्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं और आजादी के बुलंद नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको चाहिए आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। शहबाज, ये आपकी सेना और पुलिस के अत्याचार का नतीजा है, जो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जहां तक नजर जाएगी हुजूम ही हुजूम नजर आएगा। सड़कें पटी पड़ी हुई हैं, छतों पर बड़ी तादाद में लोग बैठे और खड़े हुए हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। जिन्ना के मुल्क में फिर से अलगाव की आवाज बुलंद होने लगी है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले संगठन एक्टिव हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग काफी वक्त से उठती चली आ रही है। पीएलए भी इस इलाके में आज़ादी की मांग चाहता है और उसकी लड़ाई लड़ता रहता है। आज़ादी की मांग अब हुंकार में तब्दील हो चुकी है। खुले माहौल में सांस लेने की मांग धीरे धीरे ज्वालामुखी में तब्दील होती जा रही है, जो कभी भी कहीं भी फट सकती है। बलूचिस्तान तो एक बानगी भर है। पाकिस्तान में तख्ता पलट के कई खलनायक हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में। तख्ता पलट का पहला खलनायक आईएसआई है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ था, तो पाकिस्तान में आईएसआई शहबाज के खिलाफ साजिश रच रही है। तख्ता पलट का दूसरा खलनायक सेना है। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर शक के दायरे में सेना थी, तो पाकिस्तान में सरकार सेना की कठपुतली है। तख्ता पलट का तीसरा खलनायक जमाते इस्लामी है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे मुख्य हाथ, तो पाकिस्तान में जमाते इस्लामी एक मुख्य राजनीतिक दल है। तख्ता पलट का चौथा खलनायक है चीन, जिसने पहले बांग्लादेश को कर्ज के जाल में उलझाया और अब पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग, तो दूसरी तरफ कई खलनायक हैं। तो वहीं पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने दी शहबाज को खुली चुनौती और कहा कि अगर इमरान रिहा नहीं हुए तो बड़ा प्रदर्शन होगा और पूरे पाकिस्तान में विद्रोह होगा, जो पाकिस्तान में तख्ता पलट का जरिया बन सकता है। बांग्लादेश का आंदोलन बना प्रेरणा। पीएसएफ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, इमरान रिहा नहीं हुए तो बड़ा होगा आंदोलन। पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। शहबाज सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा। बांग्लादेश की तरह पीएसएफ की हुंकार, सरकार के खिलाफ सड़कों पर होगा आंदोलन। विरोध प्रदर्शन के लिए राजी हुए पीएसएफ यानी पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान जनता पहले से ही गुस्से से बिलबिलाई हुई है, तो वहीं अब सेना प्रमुख
के एक बयान से पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। जब से मुनीर ने कहा कि विद्रोहियों को कुचलने में हमारी सेना सक्षम है, तब से लोगों में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का वो जुमला याद आता है जब हसीना ने कहा था कि ये प्रदर्शनकारी नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं और इन लोगों को कुचल देंगे। फिर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश के हालात देखकर पाकिस्तान में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ